converts high voltage to low voltage and low voltage to high. It is a device which converts high voltage to low voltage and low voltage to high. Yes, sir. Transformer. सर एक मिनट रुकिए, ये लिखना है पीछे का। सर मैं बोल रहा हूँ रोज जाता है, बहुत बनता है, घूमने जाता है। यही बोलते हैं बता दूँ ट्रांसफार्मर का इम्पोर्टेंस बता चुके हैं। अब ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग बताऊंगा। इधर बोलो नहीं, इधर भी देख लो। बहुत कम लोग हो और इस कोरोना काल में स्पेशली देखा जा रहा है कैमरा लगा हुआ है। सस्पेंड होने का चांस ज़्यादा। सस्पेंड वाले बैठे भी हैं। कुछ सस्पेंडर वाले ढेर आए हैं। घर से सस्पेंड हो गया। आप हो गए सस्पेंडी ढेर है। एक दो तीन सब एक साथ चौथा ढेर है। कुछ सस्पेंडेड एक साथ आए। इसको प्राइमरी कहते हैं। हाँ बोल जाओ। इसको उसको प्राइमरी है। हाँ, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी कॉइल है। तो बना ले रहे हैं। हाँ, डायग्राम इसको दिखाता हूँ। ये कंस्ट्रक्शन, इसका डायग्राम। ट्रांसफार्मर चाहिए। हाँ, ट्रांसफार्मर। सर लाइन में चलेगा पहले कंस्ट्रक्शन का। पहले इसको बना लो, बताता हूँ। इनपुट ये होगा आउटपुट। नहीं, मुझे बड़ा अजीब लगा कि अभी तुम लोग ट्रांसफार्मर क्या होता है यही नहीं जानते। एसी को डीसी में बदल दिया कैसे? हत्या कर रहे हैं। रोड की करीब आ गया। हत्या कर दिया सर लाख ये हमारा एसी, इसका मतलब ये सिंबल जो होता है एसी का होता है, ध्यान रखना। सर बड़ा ऊपर बना के नहीं। ऐसे होता है, एसी ऐसे चलता है, यही सिंबल है एसी का। हाँ, एसी का ये सिंबल ऐसे चलता है। और एसी ही, ट्रांसफार्मर सिर्फ एसी के लिए काम कर सकता है, डीसी के लिए जीवन में नहीं। ट्रांसफार्मर का वोल्टेज को चेंज नहीं करता, क्योंकि डीसी जाएगा तो फ्लक्स का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर याद होगा तो बताया गया था एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, यस सर और एक्सएल 2 पाई एफएल। एफ जीरो होता है तो नो रेसिस्टेंस इज ऑफर्ड बाय दिस, कोई रेसिस्टेंस ऑफर नहीं। तो ये थोड़ा सा देखने की बात है। प्रिंसिपल क्या होता है? हमने ट्रांसफार्मर के एप्लीकेशन अभी इसके पहले ऐसे ही बता दिए हैं। प्रिंसिपल देखना जरा। प्रिंसिपल, it works on the principle of mutual induction. हाँ लिखिए। Transformer works on the principle of the mutual induction. It works on the principle of the mutual induction. That is, if the AC is fed in the primary coil,
fed in the primary coil, EMF is induced in the secondary coil. Sir, AC is Fed, F-E-D. In primary. If AC is fed in the primary coil, then EMF is induced in the secondary coil. Mutual induction, ध्यान में रखना. AC is fed in the primary coil, EMF is induced in the secondary coil. प्रिंसिपल हमने देख लिया. जरा वर्किंग की बात करते हैं. अरे कंस्ट्रक्शन अभी करेंगे ना जी. कंस्ट्रक्शन देखो तब वर्किंग आएगा. कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं. कंस्ट्रक्शन चला फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन तब में होगा, पहले बनेगा तब में कुछ काम होगा. हमें प्रिंसिपल बता दी जिस पर इट कंसिस्ट टू कॉइल्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, each having the insulated copper wires are wound, A-R-A-R-W-O-U-N-D, wound, are wound on the same soft iron core, same soft iron core, soft iron core are taken laminated. Soft iron core are taken laminated to reduce the eddy current. To reduce the eddy current. To induce. Reduce the eddy current. Sorry. Reduce the eddy current. Na? Taken to reduce the eddy current. Soft iron cores are taken laminated to reduce the eddy current. Here, E-double-D eddy current. Here you see, the input is given in the primary coil. Input is given in the primary coil, and EMF is induced in the secondary coil. Input is given in the primary coil and EMF is induced in the secondary coil. So this is our construction. Clear? This is the construction. Here, theory and working, if I write theory and working. When AC is fed in the primary coil, EMF is induced in the secondary coil. Sorry, when AC is fed in the primary coil, if the induced EMF in the primary coil is even, if induced EMF in the primary coil is even, primary coil is even. If AC is fed in the primary coil, EMF is induced in the primary coil में EMF भी induced, सेल्फ इंडक्शन से EMF induced होता है ना, सेल्फ इंडक्शन. तो EMF is induced in the primary coil. ठीक है? If the AC is fed in the primary coil, EMF induced in the primary coil due to self induction. लिख लो. EMF is induced in the primary coil due to self induction. Clear? If N1 be the number of turns
If N1 be the number of turns in the primary coil, EMF वही V, EMF V. If N1 be the number of turns in the primary coil, then the induced EMF E1 is equal to minus N1 d phi by dt. Induced EMF in the primary coil E1 is equal to minus N1 d phi by dt. If applied voltage is E, if applied EMF, because if applied EMF is E and induced EMF is E1, applied EMF is E and induced EMF is E1, then the net EMF E minus E1, it is equal to IR1, but for ideal inductor R is equal to 0. लिखोगे R1 is negligible. R1 is negligible. But for Ideal inductor resistance is 0. R1 is negligible. Sir, if applied EMF is E and induced EMF is E1, then net EMF E minus E1, it is equal to IR1. R1 is negligible for ideal inductor. For ideal inductor. Clear? तो जब ये नेग्लेजिबल ये पूरा 0 हो जाएगा, therefore E minus E1 is equal to 0 implies that E is equal to E1. Clear? तो इस नाते जो सेल्फ इंडक्शन होगा वो अप्लाइड EMF के बराबर होगा. बात समझ आई? इसीलिए E1 is equal to minus N1 d phi by dt. If N2 be the number of turns, if N2 be the number of turns in the secondary coil, if N2 be the number of turns in the secondary coil, since flux passes through the secondary coil, since the flux passes through the secondary coil, since the flux passes through the secondary coil, clear? Therefore, induced EMF in the secondary coil, therefore, induced EMF in the secondary coil, E2 is equal to minus N2 d phi by dt. Clear? ये हमारे पास अगर 2 ले लें और E1 हमारे पास आया था माइनस N1 d phi by dt, ये हमारे पास 1 था. Therefore, इसके बाद लिखेंगे therefore E2 upon E1. Therefore, E2 upon E1 minus N2 d phi by dt upon minus N1 d phi by dt, it is equal to N2 upon N1. Clear? N2 upon N1. दसवीं है E2 upon E1 is equal to N2 upon N1. अब देखिए, if N2 is greater than N1, N2 is greater than N1, then N2 upon N1 implies N2 upon N1 is greater than 1. So E2 there implies that E2 upon E1 is greater than 1. Clear? Implies E2 is greater than E1. देखो सेकेंडरी कॉइल में EMF बड़ा हो गया कि नहीं? नंबर ऑफ टर्न बढ़ा देने से
This is known as since, no doubt, since the EMF in the secondary coil is greater than, since EMF in the secondary coil is greater than the EMF in primary coil, so this is known as the step-up transformer. So it is known as step-up transformer. Step-up transformer. मेरी बात समझ में? This is the step-up. बढ़ा दिया गया, वोल्टेज बढ़ाने का काम आया। जब हम पावर प्लांट पर 6600 वोल्ट पर बिजली जब पैदा करते हैं 6600 वोल्ट पे, और उसको हमें दिल्ली भेजना है 1,32,000 वोल्ट पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा करके हम भेज देते हैं, तो हमने बताया था करंट बहुत कम हो जाती है। तो इसका ये दिस इज नोन एज द स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसका नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दे इसके रिस्पेक्ट में तो स्टेप अप हो जाएगा। सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स अगर अधिक हो जाते हैं तो ईएमएफ बढ़ जाता है। और ये समझ, इफ देखो, इफ N2 is less than N1, then N2 upon N1 is less than 1, then what will happen here? E2 upon E1 less than 1, E2 upon E1 less than 1 implies that E2 less than E1. This is known as the step down transformer. घट गया ना? This is known as step down transformer. This is known as step down transformer. Clear? तो ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। दिस इज द स्टेप अप स्टेप डाउन। क्लियर हो गया? ट्रांसफार्मर का कंसेप्ट समझ में आ रहा है? अब मत बोलना किसी को डीसी बदलता। ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी। अब देखना हर आइडियल ट्रांसफार्मर में देखना आउटपुट क्या होता, मतलब इसका ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर देखना जरा। अच्छा, एक काम और है कि फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, फॉर आइडियल केस लिख सकते हैं, फॉर आइडियल केस आउटपुट पावर इज इक्वल टू इनपुट पावर, आउटपुट पावर इज इक्वल टू इनपुट पावर। इससे ये पता लगा आउट पावर P इज इक्वल टू DI, तो ये आउटपुट E2 I2 इट इज इक्वल टू E1 I1। क्लियर? तो हमारे पास E2 अपॉन E1 इट इज इक्वल टू I1 अपॉन I2, एंड ऑलरेडी वी हैव E1 अपॉन E2, E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। Therefore, E2 upon E1 it is N2 upon N1, it is I1 upon I2. From this we find that the EMF is inversely proportional to current, and E2 upon E1 equal I1 upon I2. We find that the EMF is inversely proportional to the current. EMF is inversely proportional to the current. It means if voltage increases, the current decreases in the same ratio. Current decreases in the
same ratio. If the voltage decreases, then the current increases in the same ratio. मेरी बात समझ में आ रही है? Voltage decreases, then the current increases in the same ratio. हमने बताया था जो वेल्डर होते हैं, वेल्डिंग करते हैं ना, वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा देते हैं और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा के वोल्टेज को डाउन कर देते हैं, करंट बहुत बढ़ जाती है। यह चीज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आई बढ़ गया बहुत तो हीट पैदा हो गई तो मेल्ट कर जाता है, तो वेल्डिंग में यूजफुल हो जाता है। ये ट्रांसफार्मर का रोल। अच्छा देखिए इफिशियंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर। सर एग्जाम में ट्रांसफार्मर पूछेगा क्या क्या लिखना होगा? यही जितना लिखा हुआ है सब एग्जाम में पूछेगा तो लिख देना एसी से डीसी। सर कितने नंबर का आएगा ये पूछेगा? एग्जामिनर अगर पूछ दिया अगर ऐसा बात बोल के बुलाएगा क्या हो गया? आप कहेगा कि बहुत बड़ा हथियार है फिजिक्स का। ऐसे फोन के बुलाएगा। इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। चलो आज की क्लास के बाद कम से कम ऐसी गलती नहीं करोगे। अभी ये याद रहेगा बहुत। हाँ ये से डीसी में नहीं आता। इसीलिए क्लास में कभी कभी बेइज्जती जो की जाती है हाँ, वो बहुत बहुत याद आती है। हाँ ऐसा नहीं, याद है इसीलिए मतलब इसीलिए एग्जाम में क्लास की डांट, क्लास के मार, क्लास का इंसल्ट, ये भी कभी गिफ्ट बन करके जीवन में निकलता है। हाँ किसी पॉइंट पर अगर ज़्यादा मारे गए हो, पीटे गए हो तो पॉइंट याद रहता है। इसीलिए तो बड़ा चार एग्जाम में इसीलिए जो है क्लास का इम्पोर्टेंस होता है। इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, it can be defined as it is the ratio of output power to the input power, output power upon input power. Output power upon input power। देखिए तो ये हमारे पास into 100 भी लिखा जाता है 5% into output power upon input power into 100, that is into I2 upon E1 I1 into 100। जनरली जो ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी होती है वो 90 से 99% के बीच होती है। ध्यान रखें 90 से 99% होती है। दुनिया का कोई ट्रांसफार्मर 100% नहीं हो पाता। उसके पीछे रीजन है, एनर्जी लॉसेस होते हैं, कई तरह से होते हैं, फ्लक्स लीकेज और एडी करंट लॉस होता है, पावर लॉस होता है ड्यू टू रेजिस्टेंस। 99% ट्रांसफार्मर। हाँ इफिशियंसी होती है जनरली, 100% कभी नहीं होती। तो ये आइडियल केस में इनपुट आउटपुट के बराबर अगर हो गया तब तो 100% हो जाएगा, लेकिन जितना इनपुट दे उतना आउटपुट कभी मिला है? कभी मिला नहीं। तुम लोग जितना पढ़ाया जाता है याद हो जाता है ऐसा कभी नहीं होता, तब तो सबका 100% आ जाता है। हाँ जितना लिख के आता था कभी कभी गार्जियन आते हैं पीटीएम में बोलते हैं कि हम अपना 100% दे रहे हैं लेकिन 50% नंबर नहीं ला पा रहे। जितना लोग लिखते हैं पूरा नंबर नहीं मिलता। तो लिखते भी क्या हो? अरे जितना लिखे उतने हिसाब से ये देख लेना, ये मेरी बात समझ में आ रही? ये अच्छा, इसमें हम पावर लॉसेस इन द ट्रांसफार्मर, एनर्जी लॉस इन द ट्रांसफार्मर, एनर्जी लॉसेस इन द ट्रांसफार्मर, ये देखिए तो लास्ट में होगा बिल्कुल जाना होगा कभी लगता है 11 बजे की बात। 11 हाँ तब कोई बात ट्रांसफार्मर 11 बजे लगता है सर, तभी खत्म हो जाएगा। 15 मिनट बहुत एनर्जी लॉसेस इन द ट्रांसफार्मर देखना, एनर्जी लॉसेस
in the transformer. यार हाँ समय कहा गया उसे कहा गया था यार क्लास में देखो फर्स्ट पावर लॉ, देखो ये 100% इफिशियंसी नहीं देता तो कुछ एनर्जी का लॉस होता ही है। एनर्जी कैसे कैसे होता है? पहला है पावर लॉस, when the देखो देयर इज ए सम रेसिस्टेंस, अब द कॉइल का कुछ तो रेसिस्टेंस होता है, तो एनर्जी लॉस होता है आई स्क्वायर आर। पावर लॉस P इज इक्वल टू, हम जितने भी एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, पावर दिया जाता है तो उसका कॉइल का कुछ रेसिस्टेंस होता है। सो तो लिख सकते हैं कि देयर इज ए लॉस ऑफ पावर ड्यू टू द रेसिस्टेंस ऑफ द कॉइल, देयर इज ए लॉस ऑफ पावर, लॉस ऑफ एनर्जी, loss of energy due to the resistance of the coil, and this loss is in terms of heat, is in terms of heat light, चिंगारी भी निकलती है कभी कभी, heat light, and can be calculated P is equal to I square R,